नमस्कार साथियों, आ जाइए साइंस की दुनिया में। और साइंस की दुनिया में आने के बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन का नॉन स्टॉप डिस्कशन। नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन क्या होगा? आप जानते हैं कि 1 मोल बराबर, जब 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, तो 6 मोल बराबर 6 गुना 22.4 लीटर होगा। बिल्कुल। और इसको जब गुना कीजिएगा तो 134.4 लीटर आएगा और इस तरह से हमारा डी आंसर हो जाना होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों को भरिए और सबसे उपयुक्त विकल्प भरिए। तो ध्वनि की पिच इसके किस पर निर्भर करता है? कहने का मतलब है कि ध्वनि का गुण जो होता है 2 प्रकार होता है, एक तीव्रता और एक तारत्व। तीव्रता जो होता है ये दूरी को प्रस्तुत करता है, जबकि तारत्व जो है आवाज को पतला मोटा की बात करता है। तारत्व को हम लोग इंग्लिश में पिच कहते हैं, जबकि तीव्रता को हम लोग इंग्लिश में इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी कहते हैं। अगर बात कीजिएगा तीव्रता, अगर तीव्रता के बीच में अगर बात कीजिएगा यानी इंटेंसिटी की बात कीजिएगा, तारत्व का मतलब होता है कि पिच। अगर पिच की बात कीजिएगा तो तीव्रता की बात कीजिएगा तो आयाम पर निर्भर करता है, जबकि तारत्व निर्भर जो करता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब हम लोग याद करने का एक दवाई है, तीव्रता किस पर निर्माण यानी तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो तीव्रता उल्टा, यानी कि ती इधर से है तो ती वाला इधर से नहीं होगा। याद करने का, यानी कि ती उल्टा होता है, 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 ये ती उल्टा होता है, ती और ती उल्टा होता है, ती उल्टा होता है। तो यानी कि ध्वनि का जो तीव्रता है ती, तो ये उल्टा होता है। यानी कि तीव्रता किस पर निर्भर करेगा? यानी कि तीव्रता और ती उल्टा हो जाता है जब आवृत्ति नहीं करेगा। तो कौन करेगा? तो आयाम करेगा। और तारत्व किसका करेगा? तारत्व आवृत्ति पर करेगा। एक याद हो जाएगा, उसके बाद हम लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त विकल्प भरिए। ध्वनि की पिच इसके किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि के पिच की बात किया है, तो तारत्व को हम लोग अगर बात कीजिएगा तो तारत्व को हम लोग पिच कहते हैं, तारत्व को पिच कहते हैं और तारत्व ही कहते हैं इसको। पिच का मतलब दूसरा नाम होता है तारत्व। तो तारत्व जो होता है, तीव्रता हम जानते हैं कि ती उल्टा होता है, ती उल्टा होता है, ती उल्टा होता है। तारत्व अगर बात कीजिएगा तो तारत्व किस पर निर्भर करता है? तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, ध्वनि की तीव्रता। अब तीव्रता लीजिए, तीव्रता किस पर करता है? तो तीव्रता जो है ती उल्टा होता है, यानी कि तीव्रता और आवृत्ति एक साथ नहीं होगा। तो तीव्रता है तो आयाम पे करेगा, तो आयाम दिया हुआ है तो इसलिए हमारा आंसर आयाम हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में, देखिए ये खुला कार में एक बालक बैठा हुआ है, एक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है। मान लीजिए कि ये गेंद है, हवा में ऊपर फेंक रहा है। तो अगर बात कीजिएगा तो अगर एक बालक है अपनी गाड़ी में जा रहा है और समान चाल से अगर जाता है, समान चाल से जाता है यानी कोई भी चाल तेजी और धीमी नहीं है, तो उसके हाथ में गिरेगा। ये आंसर गलती की दिया हुआ है, उसके हाथ में गिरेगा। लेकिन उसके पीछे कब करेगा? त्वरण से चलेगा या बढ़ते वेग से चलेगा तब उसके पीछे गिर जाएगा। और अगर वो घटते हुए चलेगा तब उसके सामने, यानी घटते हुए वेग, यानी कि वेग से अगर घटते हुए मतलब जा रहा है, सीधा जा रहा है और रुक गया तो इसके सामने, और बॉल उछला दिया तो इसके ठीक सामने भी गिरेगा, यानी इसके सामने गिरेगा। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, प्रवाह और अंतर। विद्युत धारा के प्रवाह के अंतर को विभव कहते हैं, जबकि ऊष्मा प्रवाह के
उष्मा प्रवाह के अंतर को ताप कहते हैं, द्रव के प्रवाह को अंतर को स्तर कहते हैं, जबकि गैस के प्रवाह के अंतर को घनत्व कहते हैं। घनिया गया। अब याद करने का तरीका देखिए। विद्युत धारा से बी से विभव उष्मा ताप पर निर्भर करता है, द्रव स्तर पर निर्भर करता है, गैस घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन देखिएगा, दो निकायों के बीच उष्मा के प्रभाव यानी कि उष्मा के प्रवाह, ये प्रभाव नहीं प्रवाह किस दिशा पर निर्भर करता है। तो उष्मा की अगर बात कीजिएगा तो उष्मा पे स्तर यानी कि स्तर, उष्मा जो है ताप पर निर्भर करता है। उष्मा जो है ताप पर यानी कि उनके अपने तापमान पर निर्भर करता है। आपको उम्मीद होगा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस लिए कार्य करता है? फ्लेमिंग के दायां हाथ मतलब खाने वाला। तो खाने वाला से आप क्या स्टार्ट करते हैं? जनरेटर। खाही वाला से ना जनरेटर स्टार्ट किया जाता है वो, इसलिए हमारा आंसर जनरेटर हो जाएगा। प्रतिरोध की बात कीजिएगा तो प्रतिरोध ओम चचा का नियम है। ट्रांसफार्मर की बात कीजिएगा तो फैराडे चाचा का नियम है। और मोटर बच गया शेष, तो बाएं हाथ का है, ये बाएं बल का है। दाएं हाथ का कौन है? दाएं हाथ का जनरेटर, क्योंकि जनरेटर हम लोग दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं। बच गया शेष मोटर, तो मोटर तो बाएं हाथ से करेंगे। हो ब्लबर क्या है? ब्लबर क्या है? तो ब्लबर एक सघन वसा की परत है, यही एक है जो ब्लबर है। सघन वसन की एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकेंड है। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? अगर आवृत्ति की बात करिएगा ना चला, तो 10 सेकेंड में 20 दोलन, तो 1 सेकेंड में कितना? तो 20/10 बराबर 2। 10 सेकेंड में 20 दोलन, तो 1 सेकेंड में 2 दोलन। और यही तो हमारा आवृत्ति है, जो 1 सेकेंड अगर निकाल लेते हैं और वही हमारा आवृत्ति का मान हो जाता है। इस तरह से हमारा जो है आंसर जो होता है 2 सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा? तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा? देखिए, ये एक लाइन खींचा हुआ है और लाइन के ऊपर नीचे से ऐसे किया हुआ है, और ये हमारा, एक बार मैं जूम करता हूं, ये हमारा ऐसे किया हुआ है। इसी को हम लोग श्रृंग कहते हैं। और दो श्रृंग के बीच के दूरी जितना भी लेमडा कहते हैं। और ये हमारा जो बात कीजिएगा ये श्रृंग कहते हैं। और श्रृंग के बाद जो है ये दोनों के बीच के दूरी को लेमडा कहते हैं, जबकि ये गर्त कहते हैं। और ये गर्त और इसकी बीच की दूरी को भी हम लोग लेमडा कहते हैं। और जितना भी तरंग दैर्घ्य यहाँ दिया गया होगा, वही हमारा तरंग दैर्घ्य होगा दोनों निकायों के बीच, यहाँ चाहे यहाँ दोनों निकायों के बीच। अब देखिएगा, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी यानी क्रमिक अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो यही तो हमारा तरंग दैर्घ्य है। और तरंग दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर है और ऑप्शन है मीटर में, तो 10/100 कर देंगे, इसलिए 0.01 मीटर आंसर होगा। जबकि अगर यहाँ से एक गर्त, कहने का मतलब है कि एक श्रृंग और एक गर्त की दोनों के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर होता तो हमारा जो है इसका आधा आंसर हो जाता। तत्व की बात कीजिएगा, तत्व अकेला सूत्र होता है, जैसे FeCu।
यौगिक 2 या 2 से अधिक सूत्र होता है जबकि CO2 होता है। मिश्रण की बात कीजिएगा तो मिश्रण में सूत्र नहीं होता है, जैसे हवा में सूत्र होता है, शरबत में सूत्र होता है, नहीं होता है। तो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित नहीं है, तो ग्रेफाइट मिश्रित नहीं है, ये तो तत्व हो जाता है। कांच की अगर बात कीजिएगा तो शीशा Pb होता है, तत्व होता है, लेकिन कांच की बात कीजिएगा तो कांच में Pb प्लस कुछ हो जाता है। पीतल में मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है। कांच की बात कीजिएगा तो कांच में Pb प्लस कुछ हो जाता है, इसलिए हमारा जो है मिश्रण हो जाता है। ये तीनों के तीनों मिश्रण हो जाएगा, लेकिन ग्रेफाइट हमारा मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? हमने बताया यौगिक यानी कि 2 या 2 से ज्यादा। तो अमोनिया को देखिए आप, अमोनिया 2 या 2 से ज्यादा है कि नहीं है। वायु तो एक मिश्रण है, शरबत में सूत्र नहीं होता है तो मिश्रण है। पारा Hg ये तो तत्व है, और हम लोग को यौगिक पूछा है तो हम लोग को अमोनिया आंसर हो जाएगा हमारा, अमोनिया आंसर हो जाएगा। मशीन की अगर बात कीजिएगा तो मशीन की दक्षता किलोवाट से होता है, जबकि बड़े मशीन की दक्षता या रेटिंग एम वाट से होता है, मेगावाट से होता है। फ्यूज की तार, स्विच और एमसीबी की दक्षता एम्पियर में होता है, जबकि बैटरी का दक्षता AH या WH में होता है। और फ्यूज, स्विच, एमसीबी की दक्षता एम्पियर में होता है। फ्यूज, स्विच, एमसीबी, अब देखिए क्वेश्चन हमने बताया कि फ्यूज, एमसीबी और स्विच एम्पियर में होता है। तो देखिए फ्यूज तार की रेटिंग निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करेगा, तो एम्पियर करेगा, क्योंकि फ्यूज, एमसीबी, स्विच ये सारा के सारा जो है एम्पियर की व्यक्त करता है। देखिए ऑक्सीकरण आप नाम सुने होंगे, अकारक नाम सुने होंगे, उपचयन नाम सुने होंगे, अपचायक नाम सुने होंगे। इसका सभी का इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। अकारण, ऑक्सीकारक, अपचयन, उपचायक ये सारा का इंग्लिश में रिडक्शन कहा जाता है। और अगर बात कीजिएगा ऑक्सीकरण, अकारक, उपचयन, अपचायक का, तो ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है जबकि इलेक्ट्रॉन त्याग होता है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ऑक्सीकरण, अकारक, उपचयन, अपचायक, ऑक्सीकरण की संख्या जो होती है, ऑक्सीकरण की संख्या जो होती है बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन को त्याग होता है, जबकि अकरण, ऑक्सीकारक, अपचयन, उपचायक में ऑक्सीकरण की संख्या घटती है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अब क्वेश्चन नंबर सुनिएगा बाद में। तांबा के चकती में एक छेद है, तो छेद हो जाएगा तो क्या इसे गर्म करने पर क्या बढ़ ही जाएगा। ये तांबा है, तांबा का छेद है, अगर गर्म कीजिएगा तो ये जो है सिकुड़ के जो है फैलेगा ही, बढ़ेगा। 1 किलोवाट में क्या होता है? 1 किलोवाट मतलब 1 के 1 लिख दिए, किलो का मतलब 1000, वाट का मतलब जूल प्रति सेकेंड, तो 1000 जूल पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब 1 किलोवाट और 1 किलोवाट घंटा में बदलने की कोशिश कीजिएगा।
एक का एक दे देंगे, किलो का 1000 से दे देंगे, वाट का जूल प्रति सेकंड दे देंगे, आवर का 3600 सेकंड देंगे, क्योंकि आवर को हम सेकंड में बदलेंगे तो 3600, सेकंड से सेकंड खत्म, सेकंड से सेकंड खत्म। अगर सेटिस्फाई होंगे अगर मल्टीप्लिकेशन और गुना करने का, तो 36 गुना 10 के पावर 5 होगा। तो अगर 36 के पावर अगर 5 होगा तो एक जीरो हटा अगर डैश दे देंगे तो हमारे 3.6 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं करता है? तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो जब खड़ा है तो कार्य नहीं कर रहा है, बिल्कुल। सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होगा। एक कुली बस से किसी कार को वजन तक वनज ले जाता है का मतलब कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहे, भी कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। तो कपिल वस्तु अपने कंधे पर 10 किलोग्राम लेकर खड़ा है, तो इसका आप नहीं लीजिएगा। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? यानी कि स्थिति यानी खड़ा है और गतिज ऊर्जा करने लगा। स्थिति और गतिज, तो स्थिति मतलब खड़ा है, अचानक गति यानी परिवर्तन करने लगा तो गतिज में चला गया। तो एक पटाखे का विस्फोट होना, ये गतिज में जा रहा है क्या? नहीं। एक टॉर्च का ऑन करना, ऑन करेंगे तो गतिज में हो जाएगा। एक टॉर्च का ऑफ करना गतिज हो जाएगा। एक पुंडलम का झूलना यानी कि हम खड़ा कर देंगे और खड़ा कर दे के बाद झुलाने लगेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण दीजिए। देखिए, मिश्रण अगर बात कीजिएगा तो दो प्रकार के होता है। दो प्रकार का मतलब पहला सजातीय विजातीय। सजातीय पहला और दूसरा विजातीय। तो सजातीय में पूरा घुल मिल जाएगा, जैसे चीनी में शरबत यानी पानी में चीनी मिला देते हैं, चीनी में पानी मिला दीजिएगा तो ये सजातीय। लेकिन चीनी में रेत मिला दीजिएगा, चीनी में कंकड़ मिला दीजिएगा, चीनी में बाबू मिला लीजिएगा, तो ये हमारा विजातीय हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो होता है विजातीय होगा। कलाइडी विलयन को अगर बात कीजिएगा तो दूध और रक्त अगर मिलाइएगा तब जाके कलाइडी विलयन होता है। जबकि निलंबन की बात कीजिएगा तो नाला का पानी को निलंबन कहा जाता है। डाल्टन का सिद्धांत अगर बात कीजिएगा तो डाल्टन साहब दो सिद्धांत दिए थे। पहला परमाणु सिद्धांत दिए थे डाल्टन साहब, और दूसरा रासायनिक संयोजन की सिद्धांत दिए थे। कौन? डाल्टन साहब। ये डाल्टन साहब का दो यानी पहला परमाणु सिद्धांत, दूसरा रासायनिक संयोजन की सिद्धांत दिए गए थे। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या होता है? तो 1 मोल अगर बात कीजिए, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। 1 मोल ऑक्सीजन में 22.4 लीटर और 6.022 इंटू 10 के दी पावर 23। 1 मोल नाइट्रोजन में 22.4 लीटर, जबकि संख्या में 6.022 10 की दी पावर 23। 1 मोल कुत्ता में 22.4 लीटर, 1 मोल बकरी में 22.4 लीटर, और सभी का मान 6.0222 इंटू 10 की दी पावर, यानी कि यही होगा। कहने का मतलब यह है कि 1 मोल में ऑक्सीजन का हो, चाहे कुत्ता के हो, बानर हो, बिलैया हो, कुतवा हो, बोढ़वा हो, साइकिल हो, कुत्ता हो, कार हो, किसी भी का 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। और अगर इसमें तोड़ेंगे तो दूसरे क्रम में यहाँ पे 6.22 इंटू 10 के दी पावर 23 होगा। अब ध्यान में रखें, ऑप्शन में तो ये भी है कार्बन डाइऑक्साइड 6.022 इंटू 10 के दी पावर 23 अणु और 6.022 इंटू 10 के दी पावर 23 परमाणु। तो देखिए, अगर बात कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या होता है, तो अगर यौगिक रहे तो अणु में आंसर होगा, तत्व में पूछे तो परमाणु होगा। यानी यौगिक यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बात कीजिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यौगिक है, तो यौगिक अगर है तो हमारा छोटका अणु आंसर होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देखेंगे कि ये तो यौगिक है, दो यानी CO2 से होता है, यौगिक है। और जब यौगिक दिया हुआ रहेगा, यौगिक दिया हुआ रहेगा, तो यौगिक के हम लोग अणु में आंसर देंगे, यानी 3 गो है यौगिक, तो अणु से, तत्व है तो परमाणु देंगे, तत्व है तो परमाणु देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड तत्व है, एगो है नहीं। अगर कार्बन यही इसी के जगह कार्बन और कार्बन के बाद 6.022 × 10 के पावर परमाणु रहता तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन ये हमारा ऑप्शन में नहीं, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। जल के 0.5 मोल में क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 1 मोल में 6.022 × 10 के पावर 23, तो 0.5 में 0.5 से गुना कर देंगे। अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे ये कट देंगे, 6×5 = 30 यानी 3 पॉइंट कुछ, और 3 पॉइंट कुछ में हमारा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आंसर। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता सबसे अधिक किसकी होती है, तो प्लेटिनम की होती है। अगर बात कीजिएगा आघात वर्धनीयता में अगर बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा प्लेटिनम की होती है, जबकि AU, AG, CU अल्मुनियम, PT, AU, AG, CU अल्मुनियम आप नोट कर लीजिए। आघात वर्धनीयता की बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा PT का होता है, उसके बाद AU का होता है, सबसे उसके बाद AG का होता है, उसके बाद CU का होता है, और उसके बाद अल्मुनियम का होता है, अल्मुनियम का होता है, अल्मुनियम का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपार्थक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वार्थक अगर पदार्थ कहे, ऊर्ध्वार्धक अगर पदार्थ बोले तो ऊर्ध्वार्धक पदार्थ में एग्जाम्पल के तौर पे बात कीजिएगा तो कपूर, गंधक, एथ्रासीन, नेपलिन, आयोडीन, अमोनिया, ये सब ऊर्ध्वपार्थक पदार्थ हैं। तो कौन नहीं है, तो सोडियम नहीं है। एक बार फिर से ऊर्ध्वपार्थक पदार्थ की बात कीजिएगा तो कपूर होता है, नेपथलीन होता है, अमोनिया होता है और आयोडीन होता है, तो सोडियम नहीं होता है, तो इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो आप समझ जाइए, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, ये बराबर है, ये बराबर है, यांत्रिक ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर अगर बात कीजिएगा तो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आप ध्यान में रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा आंसर। गति का तीसरा नियम क्या होगा, तो देखिए गति का तीसरा नियम, अगर पहला नियम कहेगा, पहला नियम कहेगा, दूसरा नियम कहेगा, तीसरा नियम कहेगा, तो पहला नियम में एक, दूसरा नियम में 1/2, तीसरा नियम में स्क्वायर यानी 2। तो पहला नियम में 1, दूसरा नंबर में आधा और तीसरा नंबर में स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर है, तो तीसरा नियम क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर में ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद एगो u काट देंगे और इधर से a काट देंगे, बचा इसके पास u और बचा इसके पास s, तो u का मतलब होता है वेग और s का मतलब होता है विस्थापन या स्थिति। इस प्रकार से हमारा विस्थापन या स्थिति ये आंसर हो जाएगा, स्थिति या विस्थापन। एक तो वेग होगा ही, वेग होगा कंफर्म है। एक बार फिर से समझिए, हम बताए गति का पहला नियम, गति का पहला नियम बराबर भी, ये बराबर u + at यानी 180, तो u और a काट देंगे, u और a काट देंगे, तो बचा किसके पास v, v का मतलब वेलोसिटी यानी वेग, वेग और t का मतलब समय, तो आपके पास t समय, यानी ये आंसर हो जाएगा।
जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बढ़ जाता है, तो वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। वेग एक सदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जड़त्व अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इसकी गति को क्या कहेंगे, तो इसकी गति को वक्र रेखीय गति कहेंगे। सरल आवर्त गति की अगर बात कीजिएगा तो यह गति पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखने को मिलता है, जबकि आवर्त गति को बात कीजिएगा तो बार बार देखने को मिलता है। जैसे घड़ी कैसे सुइया ऐसा घूमता है, घड़ी घूमता है, उसी को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। जब पीएच मान 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो जब पीएच मान अगर इधर बढ़ता है इधर पे बढ़ता है तो OH और या OH प्लस की जो है सांद्रता बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? अरे ये 0 से लेकर 12-14 तक होता है ना, इधर से लेकर इधर जाता है तो अम्लीयता सबसे छोटा बात कर रहा है। यहाँ से उदासीन से अगर इधर जाएगा तो 0 ये ना जाएगा हो, तो 0 वाला घोल की बात कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है, हैचलिंग। जबकि कोडलिंग के कीट के बच्चे को कहा जाता है। और अगर बात कीजिएगा गौसलिंग हंस के बच्चा को कहा जाता है, और फिंगरलिंग मछली को बच्चा के कहा जाता है। हैचलिंग मगरमच्छ के बच्चा को कहा जाता है, हैचलिंग मगरमच्छ के बच्चा को कहा जाता है, गौसलिंग हंस के बच्चा को, कोडलिंग कीट के बच्चा को, फिंगरलिंग मछली के बच्चा को कहा जाता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं, तो आपका आंसर जो हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन होता है आंसर। ब्लड जो टूटता है ना प्लेटलेट्स में प्रोथ्रोम्बिन के कारण टूटता है, और प्रोथ्रोम्बिन टूटता है थ्रोम्बिन के कारण, और थ्रोम्बिन टूटता है फाइब्रोनोजन के कारण, और फाइब्रोनोजन टूटता है फाइब्रिन के कारण। और जो फाइब्रिन है ये रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है? देखिए मुक्त मतलब कोई विरोध नहीं, और कोई विरोध नहीं तो हवा भी नहीं, हवा नहीं तो निर्वात नहीं, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं, तो शून्य वजन की अगर बात कीजिएगा तो शून्य वजन में 3-4 एग्जाम्पल है। पहला, निर्वात में शून्य वजन महसूस होता है। दूसरा, अंतरिक्ष यान में शून्य वजन महसूस होता है। जब पृथ्वी की गति 17 गुना से अधिक हो जाए तब जाकर महसूस होता है शून्य वजन। जब वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो तब जाके शून्य वजन का महसूस होता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। दाब बराबर ऐसे बल बटा क्षेत्रफल होता है, लेकिन दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए हमारा जो तीसरा आंसर उच्छेद बटा क्षेत्रफल आंसर होगा। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? तो जिस तरह से चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी प्रकार से वेग बराबर विस्थापन बटा समय, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। उसी प्रकार से अगर बात कीजिएगा तो प्रति यूनिट वॉल्यूम मतलब आयतन, प्रति यूनिट मतलब आयतन, ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रति यूनिट बराबर आयतन द्रव्यमान से किसका व्यक्त करता है? तो घनत्व का करता है, तो इसलिए हमारा घनत्व आंसर हो जाएगा। यदि वस्तु जलवाष्प की या मात्रा अधिक हो, जो वाष्पीकरण की दर को क्या कहा जाता है? जलवाष्प का मतलब हवा प्लस पानी, हवा और पानी का मतलब जलवाष्प। अगर पानी का मतलब अधिक ठंडा मतलब कम ताप,
अधिक ताप मतलब वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण जब हो ही जाएगा तो कम ताप यानी घटेगा। ऑप्शन जल वाष्प, ध्यान दीजिएगा, अगर जल वाष्प अधिक होगा तो वाष्पीकरण घटेगा। जल वाष्प बढ़ेगा तो वाष्पीकरण, ये वाला वाष्पीकरण घटेगा। और यही तो कह रहा है कि जल वाष्प मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, तो घटेगा। इसलिए आपका फिर से मैं रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।